नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए श्रीलंका क्राइसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। हम आज जानेंगे कि आखिर श्रीलंका क्राइसिस क्यों हुई, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसे संकट बने कि श्रीलंका में विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और बाद में हमें इमरजेंसी का सहारा लेना पड़ा। तो इसकी शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या कारण रहे होंगे। तो हम बात करें इसमें कि इस संकट के पहलू क्या क्या थे, हम किन किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, यहाँ पर हम बात करेंगे पावर डिस्ट्रप्शन की, और हम साथ में बात करेंगे लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन की। तो इसमें ये तीनों जो मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे, कहीं ना कहीं इन्होंने ही श्रीलंका की दशा और दिशा को तय किया। अगर हम शुरुआत करें लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन की, तो यहाँ पर राजनीतिक दूरदर्शिता का मतलब यही है कि शुरुआत में जब 2019 में राजपक्षे सरकार अपने लिए कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने लोगों से टैक्स कट का प्रॉमिस किया था और श्रीलंका की माली हालत को देखते हुए टैक्स कट कहीं से भी जायज़ नहीं था, बट क्योंकि इन्होंने ऐसे वादे किए थे चुनाव में, तो चुनाव के वादों को पूरा करते हुए इन्होंने टैक्स कट किया और उन्होंने श्रीलंका की इकोनॉमी को काफ़ी बुरी तरीके से हिट किया। अब हम इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा और पीछे जाकर। अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही वो हमेशा से ही घाटे में रही। उसकी जो इंपोर्ट बर्डन हमेशा से नेगेटिव में ही रहा। अगर हम इस मैप को देखें तो लगातार यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे डाउनफॉल की तरफ ही रहे। इसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं श्रीलंका ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स थे उसको बढ़ाए रखा और अपने यहाँ प्रोडक्शन को एडिक्वेट नहीं किया। 2019 की एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो श्रीलंका है एक वो ट्विन डेफिसिट कंट्री है। ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसके पास जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो नेशनल इनकम से ज़्यादा हो और साथ ही साथ जो उसका प्रोडक्शन है वो भी इनएडिक्वेट हो, मतलब उसका प्रोडक्शन भी उस लेवल का ना हो। तो श्रीलंका में ये समस्याएं काफ़ी समय से रही, लेकिन ये समस्याएं और बढ़ गई जब शुरुआत में केमिकल इंडस्ट्री को श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने बंद किया। और केमिकल इंडस्ट्री को बंद करने के कारण उन्होंने बोला कि हम एक ऑर्गेनिक से बायोलॉजिकल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला गया और केमिकल इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से जो प्रोडक्शन डाउन हुआ, राइस प्रोडक्शन डाउन होने के कारण उनका एक्सपोर्ट और हिट किया। एक्सपोर्ट हिट करने की वजह से उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में थोड़ी बहुत कमी आई। दूसरा फैक्टर जो इसमें रहा वो ईस्टर्न बॉम्बिंग्स 2019 में जो हुई। सन 2019 में जब श्रीलंका में कई चर्च पर हमले हुए, कई चर्चों में बॉम्बिंग हुई, तो ये एक बड़ा मुद्दा उछल के आया। और साथ ही साथ हमने देखा उसके बाद जो श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर था, जो बहुत बड़ा सेक्टर था, और कहीं ना कहीं श्रीलंका में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा सेक्टर था, उसने हिट किया श्रीलंका को और श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया। उसके बाद वहाँ से भी इनको समस्याएं ही झेलनी पड़ी। उसके बाद जैसे ही कोविड-19 आया तो कोविड-19 में सप्लाई चेन सिस्टम डिसरप्ट हुआ और उस सप्लाई चेन सिस्टम डिसरप्ट होने में और भी चीज़ें हुई। वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार घटता रहा और श्रीलंका को ये समस्याएं हुई। आगे हम देखेंगे तो जैसे ही फरवरी में जब रशिया और यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए अचानक से और बहुत हाई लेवल पे पहुँच गए। और ऐसी बुरी हालत में अगर हमें और तेल खरीदना पड़े और महंगे रेट पर खरीदना पड़े तो हमारे लिए एक बुरे सपने जैसा ही होता है। और यही सब कारण रहे जिन्होंने श्रीलंका में इस तरह की स्थिति को उत्पन्न नहीं किया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? तो इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल डेब्ट था, जो विदेशी कर्ज था, वो श्रीलंका पे लगातार बढ़ता रहा और हालत तो ये हो गई कि श्रीलंका को बांग्लादेश से भी कर्ज लेना पड़ा। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो करेंसी वीकेंड हुई तो श्रीलंका ने अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा डिवैल्यूएट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के वो जैसे कहते हैं ना कि जख्म पे मिर्ची डाल दी, तो लोगों के जख्म पे मिर्ची डाल दी करेंसी को डिवैल्यूएट करके। जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी वो और महंगी हो गई और लोगों के लिए वो समस्या बढ़ गई। राइजिंग प्राइसेस, अगर हम राइजिंग प्राइसेस की बात करें तो जो फ्यूल प्राइसेस थे ऑलरेडी महंगे थे रशिया यूक्रेन की वजह से, या कह सकते हैं इंपोर्ट में, क्योंकि श्रीलंकन जो करेंसी थी वो डाउनफॉल पे थी, उस वजह से ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस महंगे थे। उस फ्यूल प्राइसेस महंगे होने के कारण क्योंकि प्रोडक्शन में और कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आई, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आने की वजह से जो पावर सेक्टर था उसको फ्यूल कम मिल पाया और फ्यूल कम मिलने की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा और चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से लगातार सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और प्राइसेस राइज होने लगे। इसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हुई, उसका कारण यही था कि क्योंकि श्रीलंका ने इंपोर्ट पर काफ़ी हैवी बैन्स लगाए, श्रीलंका ने इंपोर्ट काफ़ी चीज़ों का बंद कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, शॉर्टेज होना शुरू हुआ और इसेंशियल गुड्स के शॉर्टेज होने के कारण यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हुई।
पावर कट्स के बारे में मैंने अभी बात की कि क्योंकि हम फ्यूल को नहीं ले पा रहे हैं, फ्यूल को ना ले पाने के कारण कई सारी दिक्कतें आती हैं और ये हमारे अल्टीमेटली पावर कट को भी, समस्याओं को भी बढ़ाता है। तो इस तरह की कई समस्याओं को झेलते हुए श्रीलंका ने अपने आप को देखा। उसके बाद जब इस तरह की क्राइसिस हुई तो श्रीलंका ने भारत के सामने मदद के लिए अपनी गुहार लगाई, जिसमें भारत ने मदद की भी। भारत ने कई सारे कंसाइनमेंट भेजे राइस के, जिसमें अभी भारत ने हाल ही में काफ़ी चावल भेजा था भारत को कि श्रीलंका को कि आप चावल का कंसाइनमेंट लीजिए करीब, ताकि आप अपने फूडिंग को एटलीस्ट सॉल्व कर पाएँ। साथ ही साथ $2.5 बिलियन का इंडिया ने अब तक सपोर्ट दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका ने साथ ही साथ भारत ने यह भी बोला है कि हम अभी हाल ही में $1 बिलियन का क्रेडिट भी देंगे, और साथ ही साथ आरबीआई ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का क्रेडिट स्वैप भी किया है। तो भारत ने काफ़ी कोशिश की है एक पड़ोसी होने के नाते, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दूरदर्शिता ना होने के कारण श्रीलंका की समस्या आंतरिक है, जिसको अंदर से ही सुलझाया जा सकता है। इसके लिए सरकारों को एक मजबूत आर्थिक नीति बनानी होगी, एक मजबूत पक्ष रखना होगा और लोगों को इस संकट से बाहर निकालना होगा। उम्मीद करते हैं श्रीलंका बहुत जल्दी इस संकट से निकलेगा और एक फिर से एक सुंदर देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको श्रीलंका संकट के बारे में कुछ बेसिक्स जरूर पता चले होंगे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, किसी नए बातों के साथ, किसी नए जीएस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।